नमस्कार। कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा तीसरा एपिसोड है और आप सबका भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इसी तरह इस परिवार का हिस्सा बनते रहिए और हम आपके प्यार के सहारे आगे बढ़ते रहेंगे। आज जो हमारे स्टूडियो में आए हैं, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमारा स्टूडियो जो है अच्छा खासा रोशन हो गया है उनके आने से। और उनकी अगर मैं क्वालिफ़िकेशंस आप तक पहुंचाऊं तो मैं यूं ही नहीं कह पाऊंगी, मुझे पढ़कर कहना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई करना बचपन से इनका शौक़ रहा है। तो आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर जीत राम भट्ट जी आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, मैं पढ़ के कहूँगी आपसे, हिंदी में, संस्कृत में मास्टर्स, लोक प्रशासन में मास्टर्स, पीएचडी संस्कृत में और डीलिट संस्कृत में। डीलिट का सच बताऊं तो मैंने नाम भी नहीं सुना, क्योंकि पीएचडी के ऊपर मुझे पता ही नहीं क्या होता है। पर आप डीलिट हैं संस्कृत में। हिंदी अकादमी, संस्कृत अकादमी, गढ़वाली, जौनसारी और कुमाऊनी अकादमी के आप सचिव रह चुके हैं। इतना कुछ, पढ़ाई का इतना शौक। जी, बस ये एक संस्कार थे। जी। बचपन से माँ बाप के द्वारा प्रेरित किया गया और गुरु के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद गुरुकुल में भर्ती हो गए और वहाँ से फिर स्वाध्याय गुरु के सानिध्य में पढ़ना, फिर गुरुकुल के ये दिनचर्या, तो वही शौक बनता चला गया। ये गुरुकुल में कौन सी क्लास से आप गए? मैं गुरुकुल में गया, वैसे तो मेरा बचपन ही, हमारा जो गांव है वो गांव में ही हमारा गुरुकुल था। अच्छा। तो मैं पहली कक्षा से ही समझ लीजिए गुरुकुल में रहा हूँ। अच्छा। पर जो परिवार से दूर, माँ से दूर जब हुआ तो मैं 12 साल का था, उसके बाद गुरुकुल में चला। तो सर, ये जो गुरुकुल होता है, ये ऐसे नहीं होता जैसे स्कूल होता है कि सुबह चले गए शाम को घर आ गए, या फिर वहीं रहना होता है? नहीं, गुरुकुल का तो अर्थ ही यही होता है। कुल का अर्थ होता परिवार। जी। हम अपने परिवार में रहते हैं, वहाँ गुरु हमारा संरक्षक होता है, तो गुरु का परिवार क्या होना, उनके शिष्य। तो वो वैसे ही होता है जैसे घर होता है। अच्छा। वो हमें लगता है, क्योंकि हमने स्कूल देख लिए हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि वो बस स्कूल जैसा ही होगा, पर वो लगता ही घर है। अच्छा। हम अगर मतलब हम देखिए, जो घर की परिभाषा है उसमें माँ बाप हमारा संरक्षण करते हैं, लालन पालन करते हैं, हमारे दुख सुख, हमारा कभी बीमार हो गए तो वहाँ वो सारे कार्य गुरु करते हैं। और गुरु वैसे ही करते हैं जैसे माँ बाप करते हैं, और साथ में शिक्षा देते हैं। उनका शिक्षा देने का जो वो तरीका भी होता है, जो होता है, तो ऐसा नहीं होता जैसे स्कूलों में होता है कि जी पीरियड। वो तो फॉर्मल इनफॉर्मल, मतलब सारी शिक्षाएं, जिसको पाठ्यचर्या कहते हैं, जिसको पाठ्यक्रम कहते हैं, तो वो पूरे जो 24 घंटा जो होता है गुरुकुल में, उसको गुरुकुल बड़े आनंद से, खेल खेल में सब पढ़ाई होती है। तो आप फर्स्ट क्लास में, आपने कहा कि आप गुरुकुल चले गए, तो शुरू शुरू में तो बड़े घर की याद आई होगी, रोते होंगे आप? जो ये तो आपने बिल्कुल हर एक विद्यार्थी के साथ ये होता है, मेरे साथ ही नहीं है। माँ ने तो बताया होगा ना कि शुरू में तुम ऐसे करते थे बेटा। बिल्कुल। देखिए, जब घर से दूर होता है व्यक्ति, तो बड़ा भी जब घर से दूर होता है तो उसे घर की याद आती है। जी। और हम ये कहते हैं कि जब बिल्कुल एक एज में, बड़ी एज में भी, 50 साल की एज में भी जब परिवार से व्यक्ति दूर होता है तो उसे घर की याद आती है। तो हम तो छोटे बच्चे थे, घर की याद आती थी, और वो भिन्न भिन्न तरीके होते थे उस अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए, जो याद आती थी, जो स्मृतियाँ, मतलब घर की याद आती थी। वो कभी आंसू होते थे, तो कभी कोई कलाकारी होती थी, कभी उसमें हम माँ की फोटो बता देते थे, तो इस तरह की बातें होती थी। नहीं तो तब तो टेलीफोन भी नहीं हुआ करते कुछ थे। नहीं, तब तो खाली पत्र था। पत्र था, तो पत्र लिखते थे या कभी छुट्टी में भी आते थे? पत्र लिख लेते थे, और छुट्टी में भी कभी जाते थे, कभी नहीं जाते थे। आपको किस उम्र में गुरुकुल रास आने लगा? मैं तो बस 14-15 साल का जब हो गया
तो मुझे लगने लगा कि अब ये ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, और तो ये सर इतनी आपने जो पढ़ाई करी है, संस्कृत में आपका रुझान होने लगा, हिंदी में आपका फिर रुझान होने लगा, तो जो इतनी पढ़ाई जो आपने ये की है, ये तो आपने फिर अपनी मर्जी से की है ना, क्योंकि जब आपको मज़ा आने लगता है ना, और पढ़ाई जब मज़ा बन जाती है तो लगता है ये भी कर लो, ये भी कर लो। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो ज्ञान तो देखो प्रकाश है, और अगर अगर व्यक्ति की समझ में आ जाएगा, जैसे कोई भी व्यक्ति, अगर हम अंधकार और प्रकाश की एक तुलना करें, जी। उपमा दें, तो हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरे घर में उजाला हो, है ना। तो अब वो जब व्यक्ति की समझ में आ जाता है कि यहाँ प्रकाश है, ज्ञान तो एक आत्म ज्योति का एक साधन है, तो फिर हमें समझ में आ गया, तो फिर हमारी ललक बढ़ गई, और फिर हिंदी, संस्कृत, और फिर लोक प्रशासन, और फिर पीएचडी, फिर ये, फिर डीलिट, और ये सब करते चले गए। जी जी तो जी। बस आनंद आता रहा, आनंद आनंद में किया। मैं आपकी बातों में आनंद लेते हुए मुझे ये याद आ रहा है, मेरे व्यूअर्स भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आज के जो पेरेंट्स हैं ना, वो चाहते हैं कि बच्चों की ज़िंदगी में प्रकाश आए, तो इसीलिए वो पीछे लगे रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जी देखिए जी, प्रकाश तो देखिए ज्ञान का प्रकाश तो ठीक है जी। पर आपने जो कहा कि वो पेरेंट्स लगे रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो एक दूसरा भी एक दृष्टिकोण होता है। आजकल क्या हो गया है कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से वो 100%, 100% का जो, और ये मतलब तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये बनना है, तो ये लादा जाता है। सही कह रहे हैं। हमारा भाग्य बहुत अच्छा था, सौभाग्य था कि हम पर लादा नहीं गया कुछ। जी जी। हम देखिए गुरुकुल में किसी के ऊपर कुछ लादा ही नहीं जाता है। ये तो नंबर गेम हो गया ना सर, नंबर गेम हो ये जो नंबर गेम है ना, यहीं पे गड़बड़ हो गई है। अच्छा, सर आपने कहा कि वो प्रकाश के लिए, वाकई प्रकाश के लिए नहीं है, वो धन के लिए। आजकल आजकल क्या हो गया है कि जो पढ़ाई है भौतिकता की तरफ जा रही है, और जहाँ ज़्यादा पैकेज है, कैंपस सिलेक्शन है, बड़े बड़ी कंपनियों का ऑफर है, तो उसकी दौड़ है। और सही। उस दौड़ में क्या हो रहा है कि चाहे अपना परिवार छोड़ना पड़े, घर छोड़ना पड़े, गांव छोड़ना पड़े, देश छोड़ना पड़े, वो सब छोड़ दो, मगर वो ले आओ। सही कह रहे हैं सर। मैं अभी कुछ बच्चों से बात कर रही थी, तो जैसे पूछते हैं ना कि क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है ज़िंदगी में, तो बच्चे छोटे थे, उनको ये नहीं पता है कि क्या लेकर क्या बना जाता है, तो वो कह रहे थे हमको वो करना है जिसमें बहुत सारा पैसा मिले। जी। तो अब आप ये सोच समझिए बच्चों की कैसी है कि वही पढ़ाई करनी है जिसको करने के बाद खूब सारा हम पैसा कमाएं और लग्जूरियस लाइफ जिए। सिर्फ जब पैसा, जब वो हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है, तो फिर संस्कृति पीछे चली जाती है, चरित्र पीछे चला जाता है, संस्कारों की तो बात ही क्या करनी है। हिंदी पीछे चली जाती है सर, अंग्रेजी आ जाती है, भाषा पीछे चली जाती है, अंग्रेजी आ जाती है फिर मातृभाषा पीछे चली जाती है। यहीं पे मैंने मातृभाषा के बारे में ही बात करनी है। अब जैसे अगर हम हिंदी को लेते हैं, अभी मैं और आप हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हिंदी को देखते हैं तो हिंदी को हमारे देश की बिंदी कहा जाता है। आपने देखा होगा हिंदी दिवस में अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, और बहुत कविता पाठ होते हैं, और बहुत सारे समारोह होते हैं। उसमें उस दिन हिंदी के बारे में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को आम जिंदगी में जब हम लागू करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जैसे हिंदी को माँ कहा जाता है, माँ कहा जाता है ना, कि हिंदी हमारी माँ है, लेकिन जो हम आम अपनी ज़िंदगी देखते हैं उसमें माँ को ही नकारा जाता है। और आज की अगर नई जनरेशन के बारे में देखें तो अंग्रेज़ी में ज़्यादा कंफर्टेबल है बात करने में। आप हिंदी को किस नज़रिए से देखते हैं? आपने जो कंफर्टेबल शब्द कह दिया, वो पहले उसके बारे में सुनिए आप। जी बताइए। क्या होता है कि भाषा हो, विद्या हो, अभ्यास की वस्तु है, व्यवहार की वस्तु है। जी। अब जो हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा, अपने इतिहास की तरफ हाँ चलते हाँ हैं, जरूर। इतिहास की तरफ चलते हैं कि हमारे देश पे कितना आक्रमण हुआ। हमारे देश पे देखिए शक, हूण, मुगल आक्रमण ही होते रहे, बिल्कुल। और कितने लुटेरे आए, और कुछ लोग ऐसे आए कि उन्होंने लूटपाट करके चले गए, कुछ लोग ऐसे आए कि उन्होंने अपनी संस्कृति, अपना धर्म हम पे लादना चाहा। फिर वो उसी में जो अरबी फारसी जो हमारे यहाँ लागू हुई,
हमारे हमारे कोर्ट कचहरी आज भी जो है, अगर कोई एफआईआर दर्ज करने जाता है थाने में, तो वो शब्दावली अरबी फारसी की चल रही है अभी भी। सही कह रहे क्योंकि हैं। वो बदला नहीं है उस समय का, क्योंकि उनको उसी में सरलता लगती है, क्योंकि अभ्यास हो गया। अर्थ जो है लिखने वाले को भी पता नहीं होगा, क्योंकि भाई उसने याद कर रखा है। जी बिल्कुल ठीक और है। और जिसकी लिखी जाती है उसको तो पता ही नहीं होता है। बिल्कुल ठीक तो है। ये तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अरबी फारसी की बात है। अब आप बात करते हैं अंग्रेजी की। देखो, जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी प्रारंभ में तो उन्हीं की तरह लूटपाट करते रहे। वो भी यहाँ से ले जाते रहे, धन ले जाते रहे, हीरा भी ले गया, कोहिनूर हीरा भी ले गया, कोहिनूर ले गए। और आज भी बात होती है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। पर बाद में उनकी समझ में आया, उनमें एक आया लॉर्ड मैकाले, 1835 की बात है। उसने देखा कि भारत में तो मतलब हम राज कर रहे हैं, राज हमारा है, मगर यहाँ ये जो इनकी भाषा है, इनकी शिक्षा है, इनकी संस्कृति है, ये तो इसमें तो बड़ी चमत्कारिक है। और इनमें जो कुटुंब व्यवस्था है, परिवार व्यवस्था, यहाँ कोई तलाक ही नहीं होता किसी का। और यहाँ कोई इस तरह का परिवार में है कि 6-7 पीढ़ी तक एक ही परिवार चल रहा, कोई बंटवारा ही नहीं हो रहा। तलाक तो सर हिंदी का शब्द ही नहीं है, हिंदी शब्द ही नहीं। तो ये जो सारी बातें जो उसने देखी, तो उसने कहा कि इनको हम कैसे अपना बनाएं। तो उसने कहा कि पहले इनका जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को तोड़ा जाए। तो उस समय यहाँ 7,32,000 गुरुकुल थे। अरे 7,32,000 गुरुकुल भारत में थे। और उन गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती थी, उस शिक्षा के कारण ही भारत की संस्कृति थी, और भारत की कुटुंब व्यवस्था थी, परिवार व्यवस्था थी, और ये सब बातें थी जी। तो उसने उनकी मान्यता खत्म कर दी। बताइए। और मान्यता खत्म करके उसने कहा कि जो कॉन्वेंट में पढ़ेगा, जो हमारे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा, हम उसी को क्लर्क बनाएंगे, हम उसी को नौकरी देंगे, और जो गुरुकुल में पढ़ेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो गुरुकुल की मान्यता खत्म हो गई। अब जिसको, वही आज की बात है, जिसको पैसा चाहिए वो वहां जाएगा। तो धीरे 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 वो गुरुकुल खत्म होते चले गए, और वो बढ़ते गए। तो उसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने अपने यहाँ अंग्रेजी कंपलसरी कर दी। और जब अंग्रेजी कंपलसरी कर दी, तो वो संस्कृत कौन पढ़ेगा, हिंदी कौन पढ़ेगा, फिर सब अंग्रेजी पढ़ने लग गए। और अंग्रेजी में ही बातचीत, अंग्रेजी में व्यवहार, अंग्रेजी में ऑफिस का काम, अंग्रेजी में कोर्ट का काम, अंग्रेजी में सारी बातें होने लग गई। तो 1835 से ये आदत डाल दी। अब जब 1835 के बाद से ये व्यवस्था चल रही है, और आज़ादी हो गई, स्वतंत्रता हो गई, पूरा सिस्टम ही तब तक बदल गया जब आज़ादी हो गई। मानी जो 7,32,000 स्कूल थे और हमारे गुरुकुल थे, वो तो नेस्त नाबूद हो गए, वो तो कहीं रहे नहीं। तो सर क्या हमारा ये उस समय फर्ज नहीं था, जब हमें आज़ादी मिली, कि हम वापस अपनी जड़ों को दोबारा से अपनाएं? हमने तो स्कूल को स्कूल ही रहने दिया, अंग्रेजी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी कर दिया। बहुत बढ़िया बात आपने कही। पर ये उस समय के जिनको सत्ता मिली, उनके संस्कार भी तो वही थे जो कॉन्वेंट के पढ़ के आए थे। वो तो जो कॉन्वेंट के पढ़ कर के आ गए, तो अब वो तो फिर उनकी, वो अगर गुरुकुल और संस्कृत और हिंदी की बात करते जी, तो उनका जो अवमूल्यन था, उनका जो महत्व था, वो कम नहीं हो जाता। सही कह रहे हैं। क्योंकि वो तो अंग्रेजी जानते थे। अब अगर वो कहें कि जी नहीं संस्कृत बढ़िया, संस्कृत वाला ज़्यादा ऊपर वाला है, या संस्कृत की मान्यता बड़ी है, तो फिर उन्हीं का महत्व कम हो जाएगा, जो अंग्रेजी में कॉन्वेंट में जो पढ़े हुए हैं, जो अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए हैं। आज इसीलिए तो ये बात हो रही है। आज भी जो संस्कृत या हिंदी आगे नहीं आ रही है, जो हमारी संस्कृति पिछड़ रही है, वो उसका कारण क्या है कि आज अधिसंख्य जो है, मतलब अधिसंख्य क्या, परसेंटेज में सारे कॉन्वेंट या सरकारी स्कूल में भी क्या है, सरकारी स्कूल में भी वही पद्धति है जो मैकाले ने की थी। बिल्कुल। तो सारे जब उसी के पढ़े हुए हैं, तो कौन बात करेगा हिंदी की, और कौन बात करेगा संस्कृत? 70 साल से ऊपर हो गया हमें आज़ाद हुए, अगर हम अभी तक इस चीज़ पर, हम अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो हम सुन रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से पता नहीं कब तक लागू। देखिए सीमा जी, देखिए चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, चाहे, मगर अब तो अंग्रेजी इतनी रच बस गई है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में कि अभी इससे पीछा छुड़ाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और अब तो देखिए,
मैं ये मानता हूँ कि देखिए इससे पीछा छुड़ाया भी नहीं जाना चाहिए। हाँ वो बिल्कुल इसलिए नहीं ठीक। छुड़ाया जाना जी चाहिए, इसलिए नहीं छुड़ाया जाना चाहिए कि देखिए अब तो जो है भाई, जब ग्लोबल है, वैश्विक है, भाई, बाजार की भाषा अगर हम बाजार की देखें तो भाषा है, अंग्रेजी तो है। तो हम तो नहीं कहते हैं कि भाई आप अंग्रेजी, पर हम ये कहते हैं कि आप अगर आंटी को नमस्ते करो तो अपनी माँ का भी सम्मान करो। बिल्कुल बिल्कुल। भाई ठीक है, हमें जो और माताएं मिल रही हैं उनको हम पैर छू के, उनका चरण छू के नमस्कार करें, प्रणाम बिल्कुल करें, दंडवत करें, पर अपनी माँ को तो कहीं अंधियारे में अंदर तो न बांधे। सही कह रहे हैं। तो वही बात हमारे साथ है कि हम ठीक है, हमें अंग्रेजी का, हमें और भी भाषाएं जो है, हमें फ्रेंच भी पढ़नी चाहिए, हमें अंग्रेजी भी, हमें चाइनीज भी आनी चाहिए, जो देखिए, हमारी भाषा कोई भी हो, सम्मान तो बहुत जरूरी है करना। सम्मान बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ जो मूल बात क्या है, मूल बात ये है कि कोई भी भाषा, देखिए उनकी भाषा, हमारी भाषाएं तो देखो हर एक की हैं ही हैं। भाई वो हैं तो पाश्चात्य देशों की भाषा अंग्रेजी, ठीक। वो हैं तो वो अपने उनकी भाषाएं, जो अरब अमीरात के लोग हैं उनकी भाषा है अपने अरबी और फारसी और उर्दू देखिए, कम्युनिकेशन की है, भाषा तो चाहिए ना भाषा तो चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए। किंतु भाषा जो होती है वो संस्कृति और धर्म की संवाहिका होती है, मानी उसका संचार। देखिए उस पर ही सवार होकर के संस्कृति आगे बढ़ती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर हम वहाँ तो रोना रोते हैं कि जी हमारी नई पीढ़ी में संस्कार नहीं आ रहे, हमारी हमारी संस्कृति रसातल में जा रही है, हमारा ये हो रहा है, वो हो रहा है, मगर वो चिंता हम नहीं करते हैं कि जो 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 उसकी आधार भूमि है, जो भाषा उसकी आधार भूमि है, उसको तो आगे लाएं। बिल्कुल। तो ये हो नहीं सकता कि आप दोनों बातें करें, कि आप कहें कि नहीं संस्कार भी चाहिए और हम भाषा भी नहीं, कोई बात नहीं, अंग्रेजी हिंदी नहीं, आप अंग्रेजी में ही गीता पढ़ाओ, ये नहीं हो सकता। आप अंग्रेजी में उसका अर्थ भले चाहे बता सकते हैं, उनको बता सकते हैं जिनको अंग्रेजी आती है, पर आप कहें कि नहीं मेरा बच्चा भी अंग्रेजी में ही गीता का अर्थ समझे, रामायण का अर्थ समझे, भारतीय संस्कारों की पद्धति समझे, तो ये बेईमानी है। और इससे आप नुकसान कर रहे हैं अपनी संस्कृति का, अपने संस्कारों का, अपने धर्म का। तो ये भारत में परंपरा चल पड़ी है। आज जो है योग योगा हो गया, राम रामा हो गया। वो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो जो हमारी मेंटेलिटी है, हमारा जो मानसिकता बदल दी गई उस कालखंड में, वो अभी तक नहीं सुधरी और ना इस संबंध में प्रयास हो रहे हैं। अभी क्या है कि नई शिक्षा पद्धति में बहुत कुछ जोड़ दिया गया है, भारतीय ज्ञान परंपरा जोड़ दी गई है, उसमें बात चल रही है, किंतु सिस्टम तो वही है ना। और यहाँ सिस्टम की मैं आपको बात कर रहा हूं कि इसका अपोजिट, विलोम जिसको बोलते हैं, जी, विलोम एक ही है, वो है गुरुकुल। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में हम अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं। हम उनको ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे ग्लोबल न बने, हमारे बच्चे वैश्विक न बने, हमारे बच्चे किसी से पीछे क्यों रहे। भाई हम उनको अंग्रेजी भी पढ़ा रहे हैं, हम उनको साइंस भी पढ़ा रहे हैं, किंतु हमारा जो मुख्य विषय है वो तो हमारे भारतीय ज्ञान है। सर, अभी आपने बातों में बताया कि उस समय 7,000 या 7,32,000 गुरुकुल थे। जी। आज अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में कितने गुरुकुल होंगे मोटा मोटी तौर पर? गुरुकुल तो अब गुरुकुलों की जो संख्या है वो तो बहुत ही कम है। मतलब ये समझ लीजिए कि गिनती में मैं कहूँ तो अगर गुरुकुल जो है, गुरुकुल का जो अस्तित्व है, गुरुकुल का जो स्वरूप है, वो तो 100 भी नहीं होंगे। अरे हाँ, किंतु गुरुकुल के आसपास जिनको हम कहें कि संस्कृत विद्यालय जी, तो लगभग 4,000 5,000 ऐसे संस्कृत विद्यालय आपको मिल जाएंगे, कि जिनमें कई ऐसे हैं कि जो सवेरे जाते हैं शाम को घर आते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जहाँ जो है वो कुछ छात्रावास भी है। अंग्रेजी में कहें तो जैसे डे बोर्डिंग नहीं होती है कि सुबह जाकर हम रात को। हाँ, ऐसे तो हैं, ऐसे मतलब उनकी संख्या हजारों में होगी, किंतु गुरुकुलों की संख्या जिनको गुरुकुल कहेंगे जी, वो बहुत कम है। अच्छा, मतलब विशुद्ध गुरुकुल। सही कह रहे हैं आप। अभी आप कॉन्वेंट्स की बात कर रहे थे, फिर अंग्रेजी से हम हिंदी की बात कर रहे हैं। अब जब हम हिंदी को ही संभालने में लगे हुए हैं, तो फिर अब जब हम संस्कृत पे आए, हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो संस्कृत क्या हिंदी की माँ है? हिंदी आई कहाँ से है? देखिए,
आई ही संस्कृत से है, इसमें तो कोई नहीं नकार सकता है। बहुत सारे लोग जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं वो कुछ बोलते रहते हैं, किंतु जो सच्चाई है वो ये है कि हिंदी, संस्कृत से ही हिंदी आई है। न केवल हिंदी आई है, बहुत सारी भाषाएं आई हैं। और हिंदी, देखिए क्या है कि संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत में परिवर्तन नहीं होता, संस्कृत परिवर्तित नहीं होती, संस्कृत अपने विशुद्ध रूप में रही है। माने उसमें कहीं कोई विभक्ति या कोई व्याकरणगत वो नहीं होती। मतलब मैं अगर इसे अंग्रेजी में समझना चाहूँ तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो है सो है, जो है सो है। और वो उसकी मतलब वो वहाँ होती है सीमा जी, जहाँ भाषा आधी अधूरी होती है, माने जहाँ भाषा की कुछ अपनी कमियां होती हैं। संस्कृत तो एक ऐसी भाषा है कि जो अपने में संपूर्ण है, यानी उसका तो व्याकरण, उसकी शब्दावली, उसका स्वरूप, उसकी बनावट, उसकी लिपि, वो अपने में इतनी पूर्ण है कि उसे जरूरत ही नहीं है उसे कहीं बाहर से किसी से कुछ लेने की। उसमें ये है कि वो अपने शब्द गढ़ सकती है, वो अपने शब्द बना सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। जैसे मैं आपको कुछ शब्द बता रहा हूँ कि जैसे आकाशवाणी शब्द है जी, दूरदर्शन शब्द है। अब कितने प्रसिद्ध शब्द हो गए ये, अब ये संस्कृत के शब्द हैं, अब ये संस्कृत में गढ़े हैं, मैंने संस्कृत में बनाए हैं ना। अब आकाशवाणी हो गया, संसद भवन है ना। अब संसद भवन अपने में कितना प्रसिद्ध शब्द है, कितना प्रसिद्ध है ना। तो ये जो शब्दावली है ये बनाई, मतलब ये इसकी अपनी शब्द परंपरा है। किंतु जैसे भाषाएं जब निकलती हैं, जैसे आपने हिंदी की बात की जी, तो हिंदी में, क्योंकि हिंदी तो बात की बनी हुई भाषा है और वो बनती चली गई, तो अब जो भाषाएं जब बनती है तो औरों से लेती है। जैसे हिंदी ने फारसी से भी लिया, अरबी से लिया, फारसी से लिया, उर्दू और उर्दू से लिया। वही उर्दू तो तीनों भाषाओं की मिक्स है, अरबी, फारसी और हिंदी से बनी हुई उर्दू है। तो जो और जो आंचल भाषाएं हैं, आंचलिक भाषाएं जो होती हैं, जो हमारी और भाषाएं हैं, लोक भाषाएं जो हैं, उन भाषाओं से लिया हिंदी ने। तो हिंदी तो जो है वो हमारे देश की वो ऐसी भाषा है कि वो सबको जोड़ने वाली भाषा बन गई। तो सर खूबसूरती तो इसी में ही है ना, कि हिंदी अपने आप को संवार रही है, सजा रही है, थोड़ा यहाँ से लिया, थोड़ा यहाँ से लिया। जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, रंग से रंग मिलते हैं, तो और खूबसूरत रंग बनता है। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, पर ये है कि वो जो ऐसा, उसका भी एक सीमा है उसकी भी ना एक लिमिट है जी, है ना। तो वो क्या है कि अभी क्या है कि एक जमाना था कि जब हिंदी ने शब्दावली अरबी फारसी की शब्दावली ले ली जी। अब अरबी फारसी की जब शब्दावली ली, जब उनका जमाना था, मुगलों का जमाना था, तो हिंदी तो बढ़ रही थी, मगर हिंदी में उस समय अरबी और फारसी के शब्द जब बढ़ते गए तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि इसी प्रक्रिया के कारण उर्दू का जन्म हुआ। उर्दू कैसे बनी? उर्दू ऐसी तो बनी, हिंदी में जब अरबी और फारसी के शब्द बढ़ते चले गए तो उर्दू बन गई। अब जब उर्दू बन गई तो वही उर्दू पाकिस्तान की भाषा बन गई। वो तो उन्होंने हमारे यहाँ से ले ली है, वो इसलिए बन गया, वो हमारे यहाँ से ले लिया, उनकी भाषा नहीं है सर। उन्होंने अपनी राष्ट्रभाषा बना ली और ये तो मेरठ से जन्मी है, ये तो यहीं बनी हुई है, हमारे मेरठ और दिल्ली के बीच की भाषा है। सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अति हो गई ना, जब हिंदी में अरबी और फारसी के शब्दों की अति हो गई तो उर्दू बन गई। अब आगे की सुनो आप, अभी क्या है, हिंदी में अंग्रेजी की शब्दों की अति हो रही है, तो अभी इंग्लिश की बात चल रही है। हाँ, आजकल बच्चे वही तो बोलते हैं। तो अब देखिए, ये जो आप कह रही हैं कि इसमें क्या बुराई है, बुराई ये है कि जब अति हो जाती है तो भाषा अपना अस्तित्व खो देती है। और हिंदी, हमारे कुछ लोग हैं जो हिंदीवादी लोग हैं, जो हिंदी के प्रति समर्पित हैं, उनके कारण हिंदी का अस्तित्व बच रहा है। नहीं तो कब की इंग्लिश बन जाए, और जिस दिन इंग्लिश बन जाएगी, बन जाती, तो हिंदी तो अपने अस्तित्व खो देती। सर पर एक बात ये भी तो है ना कि आज की तारीख में हम पूरी तरह हिंदी के शब्द
के साथ एक वाक्य बना लें, ये भी बड़ा मुश्किल है। आप संभव तो देखिए, संभव तो सब है। हम्म। हम ये कह रहे हैं कि आदत की बात है ना, भाषा और साहित्य और संस्कृति ये सब आदत की बातें हैं। जब हम आदत नहीं डालेंगे, तो हम जब अपने बच्चे में हम संस्कारी नहीं डालेंगे कि भाई तुम रेडियो बोलो कि तुम आकाशवाणी बोलो, तो जब वो रेडियो बोलता रहेगा तो आकाशवाणी तो उसके मुंह में चढ़ेगा ही नहीं। हम पार्लियामेंट बोलते रहें और उसको बोलेंगे संसद भवन नहीं, पार्लियामेंट बोलो, तो वो पार्लियामेंट ही बोलता रहेगा, संसद नहीं बोलेगा। ऐसे हम उसको जैसे कहीं हम जाते भाई उसको बोलेंगे भाई, जैसे आजकल शब्दावली बड़ी बड़ी कि भाई मैप देखो, हम नक्शा शब्द जो है उसका हम प्रयोग ही नहीं करेंगे। तो ये बहुत सारी हमारी त्रुटियां हैं, पर सर जैसे कुछ भाषाएं ऐसी हैं, या मैं यूं कहूं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो सालों साल से हम इस्तेमाल कर, जैसे मैंने आपको कहा आप रिक्शा में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो रिक्शा तो जापानीज शब्द है, लेकिन अगर सालों साल से वो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ गया है तो जुड़ने देते हैं। वो तो जुड़ने वो देखिए, वो तो देखिए जैसे रिक्शा है और बटन है, बहुत सारे शब्द हैं जो वो हिंदी में चल रहे हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अति जब होता है, अतिवाद नहीं होना चाहिए। जुड़ रहे हैं, हिंदी ने भी स्वीकार किया है, चल रहा है, और कोई उसमें कोई परेशानी भी नहीं है। किंतु जब ये कहें कि मम्मी मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, तो मम्मी स्कूल और लेट, तो हिंदी कहाँ रही? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी अगर आप खूबसूरती देखिए अगर हम खूबसूरती की बात करते हैं तो कि जैसे एक वो गाना है कभी कभी फिल्म का, उसका टाइटल सॉन्ग है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, उसकी अगली लाइन क्या है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो चलिए, वो तो गीतकार शायर जब लिखता है तो अपने गीत को खूबसूरती देने के लिए लिखता है, लेकिन अब आप इसे प्योर अगर हिंदी में आप कहना चाहें तो आप कहेंगे कि यदा कदा मेरे हृदय में ये विचार आता है। कभी शब्द तो हिंदी का है ना, कभी हिंदी का शब्द हो गया। नहीं, मैं तो आपको एक ऐसे ही बता रही हूँ। अगर उसको कहें कि संस्कृत में बनाए तो तब है ये यदा कदा, चलिए की बात है। तो अगर ये अब मैं संस्कृत में बोलूं तो यदा कदा मम हृदय विचार आयाति। तो अब यहाँ भी संस्कृत हिंदी मिक्स हो गई। देखिए सर, कि यदा कदा मेरे हृदय में विचार आता है कि जैसे तुझको नक्षत्रों में बसाया गया है मेरे हेतु मेरे लिए। नहीं, वो तो हिंदी में मेरे लिए। संस्कृत में तो देखो, सुनो, संस्कृत में और हिंदी में देखो, संस्कृत और हिंदी की शब्दावली प्रायः समान होती है। आपने जो बात की वो संस्कृत की कर दी। अब जैसे देखिए, मैं नायक फिल्म का गाना नहीं, उसका खलनायक फिल्म का गाना है कि नायक नहीं मैं खलनायक हूं मैं। अब वो सारी हिंदी है जी। जी, वो ये भी तो कह सकता था कि मैं हीरो नहीं, हीरो भी तो बोल सकता था ना जी, पर वो नायक का शब्द प्रयोग किया गया। नायक की जगह हीरो, कि हीरो नहीं विलन हूं मैं, ये भी तो कर सकते थे ना। तो फिल्मों में भी ऐसा नहीं है, शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है जी। और बहुत सारी मतलब उसमें देखिए, ये तो बात है कि आज विश्व में हिंदी तीसरे स्थान पर है। सही कह रहे हैं। उसमें सीमा जी, हिंदी फिल्मों का बड़ा रोल है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदी फिल्मों ने बड़ा प्रचार किया, हिंदी बहुत प्रचार किया। सही कह रहे हैं। और उसमें भले चाहे भाषा में उर्दू फारसी है, चाहे अंग्रेजी भी है, चाहे अब फिल्मों की भाषा तो वैसी है, किंतु हिंदी गिनी गई ना, हिंदी मानी जाती है, वो हिंदी मानी जाती है। पिक्चर भी हम हिंदी देखना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? जी, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये, लेकिन अगर हम आज की जनरेशन की बात करते हैं तो जो छोटा बच्चा होता है, 2.5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, हम उसे आजकल प्ले स्कूल शुरू हो गए हैं। पहले तो मुझे लगता है 5-6 साल में ही स्कूल में भर्ती किया जाता था, लेकिन अब वो प्ले स्कूल में जा रहा है। तो प्ले स्कूल में भी मैंने देखा है कि हम जी बच्चे को प्ले वे तरीके से हम बच्चे को सिखाते हैं, पूरा इंग्लिश पैटर्न, वेस्टर्न पैटर्न पूरा का पूरा। अब बच्चा कंफ्यूज्ड। देखिए, आप छोटा बच्चा, आपके घर में भी एक छोटी बच्ची है, अब वो 3 साल का बच्चा जो होता है, मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई बहुत प्रयास करना पड़ता है। जो आप घर में बातचीत कर रहे हैं बच्चा समझ जाता है और तुतलाती ज़बान में अपनी बात करना शुरू कर देता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब यही बच्चा किंडरगार्टन स्कूल में जाता है, यानी प्ले स्कूल में जाता है,
और हम यहाँ से बच्चे को कहते हैं टाटा बेटा, और वहाँ पे बोलते हैं नो नो बेबी, एक तो बेबी आ जाता है, यू शुड से बाय, हेलो मम्मा। और मैं अपने सभी व्यूअर्स को बता दूं कि आज जो ये पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं, आज मदर्स डे है। सुबह से देख रहे हैं कि हैप्पी मदर्स डे, मदर्स डे, मदर्स डे। तो कहने का मतलब ये है कि छोटा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने जो 3 साल 4 साल मेरी माँ ने बोला है कि ये आलू होता है, ये भिंडी होती है ना, ये चीकू होता है, वहाँ पे उसको वो बताते हैं ये नहीं अमरूद नहीं बेटा, ग्वावा। तो ये यहाँ से मुझे लगता है यहीं से ही गड़बड़ होना शुरू होती है। सीमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं पहले तो आपके मदर्स डे पे टिप्पणी करना चाहूँगा। जी आपने कहा मदर डे है। जी हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में हर दिन मदर डे था बिल्कुल। और है। हम्म हमारे यहाँ मदर को, माँ को और पिता को देव के समान, मातृदेवो भव पितृदेवो भव कह करके, और ये हमें हमारे संस्कार थे, संस्कार अब थे ही बोलूँगा कि हमें तो ये बताया गया कि प्रातः काल उठो और माता पिता के पैर छू, चरण स्पर्श जी, और फिर अपने दिन की शुरुआत करो। सही। तो मदर्स डे और फिर फादर डे हो गया ना, तो हमारा तो डे हर दिन का है, और अगर नहीं है तो फिर हम भारतीय नहीं है। तो अब ये जो परंपरा है मदर्स डे की भी, जो मदर्स डे की भी बात है, ये भी पाश्चात्य देशों से। एक तो ये मैं बात बताता हूँ। अब आते हैं उस बात पे जो आपका जो प्ले स्कूल वाला जो आपने कहा बच्चे का, ये जो परंपरा चली है, वो उसके कारण कुछ और भी कारण है कि देखिए आजकल क्या है कि माँ बाप के पास ही पहले तो समय नहीं है बच्चों के लिए। तो वो क्या क्या चाहते हैं कि भाई कम से कम आधे दिन तो मेरा बच्चा कहीं जाए, क्योंकि दोनों वर्किंग हैं। भौतिकता ने इतना सब आवश्यकताएं बढ़ा दी हैं कि उनको समय चाहिए। फिर वही बात है ना, अर्थ आ गया ना सर। अर्थ आ गया। तो उसमें क्या हो रहा है कि संस्कृति जाए भाड़ में, भारतीयता जाए पीछे, धर्म की कोई चिंता नहीं है जी। बात क्या है कि एक तो उनका वो स्वार्थ होता है कि हमें भाई 3 साल में बच्चा चला जाए प्ले स्कूल में, एक तो ये है। दूसरा उनका ये है कि उनको ये पता है कि माँ बाप ने ये देखा है कि भैया हमें तो पैसे इसी ने दिए हैं, अंग्रेजी ने। हम तो भौतिकता मतलब हमारी तो जो है सारा अंग्रेजी से है, तो हम भी अपने बच्चे के ऊपर यही क्यों न ला दें। भले चाहे बाद में देखा जाएगा, जो भी देखा, देश को कौन देख रहा है, राष्ट्र को देखा जाएगा, वो भी कौन देख रहा है, माता पिता। बहुत गलत है सर। माता पिता को भी, माता पिता की जो पीछे की पीढ़ी है, दादी कौन थी, परदादी कौन थी, हमारा गोत्र कौन है, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं, कोई जाए भाड़ में। हमें पैसा चाहिए, हमें लग्जरी लाइफ चाहिए। तो अगर हमें अपने बेटे को भी वही चाहिए तो हम उसमें भी है ना, नो बेबी, है ना, जॉनी जॉनी यस पापा। तो उसका जो मूल है वो ये है कि हमने भौतिकता के पीछे, भौतिकता को महत्व दे दिया है। भौतिकता के कारण बचपन से अपने बच्चे में अंग्रेजी की ऐसी घूंट पिला दी है कि न तो वो भारतीय रह पाता है, न वो आपके संस्कारों में ढल पाता है, न आपका मिट्टी का हो पाता है, न आपके वंश का हो पाता, न आपके कुल का हो पाता। और फिर बाद में क्या है कि हम जोड़ते हैं धर्म से कि हम हिंदू या सनातन, हम संस्कृति से है। तो उसमें भी क्या है कि बस मंदिर में गए या एक आध कहीं कोई जय श्री राम बोल दिया तो उसी में अपनी इतिसी समझते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारा गोत्र क्या है, हमें ये नहीं पता कि हमारी कुल परंपरा क्या थी, हमें ये नहीं पता। जो महानगरों में रह रहे हैं उन्हें यही नहीं पता कि हमारा गांव कहाँ था। आपको ये बताओ, ये एक फैशन बन गया है कि लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो किसी गांव के नहीं थे, जबकि थे सब गांव के। अब महानगरों में तो ये आप किसी को पूछो भी पीछे कोई गांव था आपका, नहीं 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 हम तो प्रॉपर महानगर में। महानगर तो कभी बसाए गए ना, तो उस महानगर में कहीं गांव से ही तो कोई आया। एक सर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि सड़क तुम अब आई हो गांव में। किसी ने लिखा है, किसी ने भी लिखा है, प्रणाम उसे, बहुत अच्छा लिखा है कि सड़क अब आई हो गांव में जब सारे शहर जा चुके हैं। वाह, वही बात है, बहुत अच्छी। और मुझे ना सर, आपने अभी कॉन्वेंट स्कूल्स की भी बात की,
तो मैं भी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। मुझे अपने बचपन की वो एक बात याद है कि हमारी क्लास में ना सर, ब्लैक बोर्ड के साथ एक एक पुअर बॉक्स होता था, उसमें नीचे लिखा होता था पुअर बॉक्स, और उसमें जैसे कभी 10 पैसे 5 पैसे देखे हैं हमने, देखे हैं 25 पैसे भी देखे हैं, तो कभी डाल दिया कि भाई पुअर बॉक्स में डालो। एक चीज़ और मुझे याद है कि जब कभी हमारी मैडम टीचर हमें हिंदी बोलते हुए सुन लेती थी, ये मुझे अच्छी तरह, कहते हैं ना बचपन की छोटी छोटी बातें याद रह जाती हैं, हिंदी बोलते हुए अगर हमें सुन लेती थी तो उस पुअर बॉक्स में हमें 25 पैसे डालने होते थे। देखिए अंग्रेजी सिखाने का तरीका अब आज समझ आ रहा है मुझे सर, वो बहुत छोटी थी मैं तब। सीमा जी, जी मैं यहाँ से दो बातें आपकी ले रहा हूँ। जी। मैं एक बात तो ये कह रहा हूँ कि आपने तो एफएम पे हिंदी में ही अपनी एंकरिंग करते हुए अपने 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 जीवनचर्या में, मतलब आपने जीवन वृत्ति चलाई है। मैं वही तो कह रही हूँ सर, अच्छा, बड़े हिंदी का समय बाद एक बात तो अकल आई। एक बात तो मैं आपकी ये ले रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी या कॉन्वेंट की जो पद्धति है वो बुरी है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो जब हमने अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपनी मातृभूमि की बात करते हैं, हम अपनी मातृभाषा की जब बात करते हैं, हम अपने मतलब अपनी मदर साइड की बात करते हैं, तो हम जो हमारी भाषा है वही उसकी संवाहिका है। सही। दूसरी बात मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखिए वहाँ भी गरीबों के लिए, वहाँ भी उसके लिए काम किया जाता है, जो जो कॉन्वेंट स्कूल है या जो मदरसे भी हैं, बिल्कुल किया जाता है, ऐसा वहाँ नहीं भी है कि नहीं किया जाता है, मगर वो उनकी संस्कृति है। ठीक है। और वो उनकी संस्कृति है तो वो अपनी संस्कृति के लिए काम करते हैं। और अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से आप देखिए, तो तुलनात्मक दृष्टि से आप देखेंगे तो वो, क्योंकि वो अपनी भाषा के माध्यम से अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, कि यदि हमें अपनी संस्कृति से, अपनी सनातन पद्धति से, अपनी भारतीयता से अगर जुड़ना है तो हमें हिंदी और हमें संस्कृत से जुड़ना होगा। और मुझे ना सर बड़ी कोफ्त होती है, आज के जो युवा माँ बाप हैं वो अपने बच्चे से ज़्यादातर अंग्रेजी में ही बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी यही किया है। तो उनका कसूर नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं यंग पेरेंट्स का कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी यही किया, तो उन्हें लगता है कि हम अपने बच्चों को बचपन से अंग्रेजी सिखाएंगे तो बेस बनेगा। जबकि असलियत ये है कि अपनी जो मातृभाषा है, आप कुछ भी, तमिल है, कन्नड़ है, गुजराती है, मराठी है, अपनी भाषा तो आनी ही चाहिए। उसके बाद कहते हैं भाषाओं का सबका सम्मान कीजिए, लेकिन कहते हैं कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन हाउस, अंग्रेजी में कहा जाता है। तो मोहब्बत, इश्क, प्यार घर से ही तो शुरू होगा ना। जब हम अपनों से ही प्यार नहीं करेंगे तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि हम बाहर, वो एक कहावत है कि जो अपनी माँ का ना हुआ किसी का क्या वो होगा। किसी का क्या होगा। तो अभी लोक भाषा, मातृभाषा जो है उसका मैं एक और थोड़ा सा लॉजिक देता हूँ जी, कि माँ का कितना बड़ा महत्व है, माँ का। और इसलिए क्या है कि माँ से मातृभाषा, मातृभाषा से मातृभूमि, बिल्कुल इनका सबका लिंक है। बिल्कुल है। और जब देखिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब लंका पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो लंका तो भले चाहे जल भी गई थी, थोड़ी बहुत जल भी गई थी, मगर फिर भी वहाँ बड़ा साम्राज्य था, बड़ी सुविधाएं थी, क्योंकि वहाँ रावण ने तो बड़े सबको लूट लूट के सबको बस में करके सब वहाँ सुविधाएं पैदा की थी। तो जब वहाँ देखा तो फिर लक्ष्मण को लगा कि अब वहाँ तो अयोध्या में तो भरत हैं, तो हमें यहीं रहना चाहिए, वहाँ तो भरत हैं, भरत और शत्रुघ्न हैं, 4 भाई हैं। तो वो प्रभु राम से कहते हैं कि अब क्या जाना, वहाँ माता सीता जी आ गई हैं तो यहीं रहते हैं। तो फिर श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। क्या बात। कि हे लक्ष्मण, कि यद्यपि इस लंका में पूरी सोने की है और बहुत सारी सुविधाएं हैं, यहाँ तो बहुत सुविधाएं हैं,
मगर हे प्रिय भ्राता, जो माँ है और जो मातृभूमि है, उसके सामने पलड़े में दूसरी तरफ स्वर्ग भी बिठा दो ना, वो उसका सानी नहीं है, उसकी तुलना नहीं। बहुत सुंदर। तो ये जो माँ, मातृभाषा और मातृभूमि, अब मैं एक लॉजिक देता हूँ आपको साइंटिफिक, कि बच्चा जब होता है और बच्चे के इम्यून सिस्टम के बात करते हैं, तो कहते हैं जिसने 6 महीने तक जो है ना, जो आदमी के इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, जिस आदमी ने 6 महीने तक अपनी माँ का दूध पिया हुआ होता है, बनिए आजकल क्या करते हैं, कईयों के बेचारों के दुर्भाग्य के कारण भी कई बार माँ नहीं होती है, बाकी कई क्या करते हैं कि वो बाहर का भी दूध पिलाने लग जाते हैं, क्योंकि फिजिकल वो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी। तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि जो बच्चा 6 महीने तक केवल माँ के दूध पे रहता है, और होता क्या है, जब बच्चा 6 महीने तक बीमार भी पड़ता है ना, तो उसे दवाई नहीं देते, उसे कहते हैं माँ का दूध पिलाओ, ठीक हो जाएगा। ठीक है, इतनी पावर है माँ के दूध में। बिल्कुल ठीक है, ये है मातृशक्ति। सही, माँ की शक्ति है ये। वही शक्ति मातृभाषा की है। जो हमारे इमोशंस है ना जी, जो हमारे अंदर के भाव हैं, जो हमारे अंदर की संस्कृति है, अभिव्यक्ति है, अनुभूति है, वो हमारी मातृभाषा से जुड़ा हुआ। अच्छा, कुछ भी कह लीजिए, अगर मैं आज के बच्चे को भी देखती हूँ, आप लोग भी हमारी बातचीत का लुत्फ उठा रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। आज के जो बच्चे हैं, जो अंग्रेजी में बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, वो भी हिंदी में बात करने में, हंसी मजाक करने में, लड़ाई भी हिंदी में करने में मजे आते हैं सर। उसमें उसी पे उतरेंगे आखिर में, क्योंकि देखिए एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। आदमी, एक व्यक्ति टाई पहन करके कितनी देर तक रह सकता है? आखिर में तो उसको कुर्ता पैजामा या ट्राउजर में ही, अपना एक टी शर्ट में ही उसको आराम मिलता है ना। बिल्कुल। तो मातृभाषा वो है मातृभाषा आपको वो आराम देती है, वो सुकून देती है, बहुत सुंदर, जिसमें आप वो नींद ले सके, सही है ना। तो ये जो कमी है, जो इस समय देखिए, आप देखिए कि समाज में एक दूसरे के प्रति जो विश्वास उठता जा रहा है, समाज में इतनी सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं कि अखबार भरा पड़ा है, टेलीविजन की न्यूज़ भरी पड़ी है, आपकी आकाशवाणी की न्यूज़ उसी की होती है कि यहाँ ये घटना होगी, यहाँ वो घटना होगी। उसका कारण क्या है कि हमारी संवेदनाएं खत्म हो रही हैं, और संवेदनाओं की संवाहिका है मातृभाषा। मातृभाषा संवेदनाओं की संवाहिका, जैसे इम्यून सिस्टम की संवाहिका मैंने कहा कि माँ का दूध होता है जी, ऐसे संवेदनाओं की संवाहिका है हमारी मातृभाषा, और ऐसे ही संस्कारों की संवाहिका है हमारी मातृभूमि। हम अगर अपनी मातृभूमि में रहेंगे, हम अपनी मातृभूमि से प्यार करेंगे, तो हमारे जितने संस्कार हैं, वो जीन्स जिनको बोलते हैं, जो हमारा डीएनए जो होता है, वो लौट लौट के हमारे पास आता है। क्योंकि जब हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, अपनी मातृभूमि को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, सही कह रहे हैं, इतने सही। तो ये जो सिस्टम खत्म कर दिया है अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति ने, और पीछे जो हमारे और भी आए मुगल काल के जो है, वो 1000 वर्ष से ज़्यादा हो गया आक्रमण का। अब 70 साल में प्रयास तो किए जाने चाहिए थे, पर कितना हो सकता है? जितना हो रहा है वो हो गया है, पर फिर भी सर हो रहा है, अभी भी कोशिश तो जारी है। ये नई शिक्षा नीति में 2020 वाला जो शिक्षा नीति है 2020 वाली जी, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को तो जोड़ दिया गया है, पर मैं अभी तक आपको ये कहता हूं, मैं अभी तक भी वो प्रयास अभी तक मैं तब तक पूरा नहीं मानूंगा कि हमारा जो पूरा सिस्टम है एजुकेशन का, मानी हमारी शिक्षा का जो पूरा सिस्टम है, जहां गुरु, देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान पाने के लिए श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है गुरु के प्रति। अभी क्या है, आजकल की तिथि में गुरु क्या है? तनखैया है। और हमारी दृष्टि में क्या है कि वो तनख्वाह ले रहा है ना, नौकर है, सरकार का नौकर है, और उसके पास हमारे जो पेरेंट्स जाते हैं, जब बच्चे के पेरेंट्स जाते हैं, तो वो ये कहते हैं, अरे हमारे टैक्स के पैसे से तो आपको तनख्वाह मिलती। सही कह रहे हैं। तो जहां ये भाव हो जाएगा, तो बच्चे को क्या ज्ञान मिलेगा और उसकी क्या श्रद्धा होगी? और उसके ज्ञान में हम जो ज्ञान को प्रकाश की बात कर रहे हैं, काहे का प्रकाश? सर, यहाँ पे टीचर्स की, अध्यापक अध्यापिकाएं या यहाँ छात्र छात्राएं ने दोनों तरफ से कमी है, ऐसा नहीं है। टीचर को भी आजकल ये लगता है कि जल्दी घंटी बजे तो हम भी घर जाएं पढ़ा पढ़ू के। बच्चों को क्या लगता है, बच्चे पहले क्या बोलते थे? टीचर जी, मैडम जी।
जी तो लगाते थे। आजकल जब बच्चे मैम नहीं होती हैं, टीचर नहीं होती हैं और आपस में बात करते हैं तो बोलते हैं ओए वो सोनिया ने इकोनॉमिक्स का काम दिया है, ओए वो साहिल ने ये किया, ऐसे बात करते हैं। सीमा जी, मैंने क्या कहा, सिस्टम की बात की ना। वो हम्म, टीचर, वो जो टीचर हैं तो वो भी तो उसी सिस्टम से निकल के आ रहे हैं ना। भाई सही जब बात। पढ़ाई हुई है, जब 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 मैकाले का जो एजुकेशन पॉलिसी थी, जी जो 1835 में वो लाया, तो उसका क्या था, उसका तो उसने तो माइंड लेवल केवल केवल क्लरिकल के लिए, बस उससे आगे नहीं। उसने कहा मुझे इतने ही तैयार करने हैं कि मुझे इनको इतना अंग्रेज बनाना है हाँ, कि ये केवल हमारे बारे में ही सोचे, अंग्रेजों के बारे में सोचें, और यही सोचें कि भाई हमारे लिए काम करना है, अपने को भूल जाना है। मतलब क्या साइकोलॉजी खेल गए वो, बहुत खेल गया, क्या खेल गए खेल गया, हैं। खेल गया। सर एक जैसे याद है आपको, मुझे तो याद है दादी नानी की कहानियां, बचपन की, माँ क्या बात सोने है, से पहले क्या बात। अपनी मातृभाषा, जो भी जी आपकी मातृभाषा जी है उसमें कहानी सुनना, जी कोई परियों की कहानी, राजा रानी, जो भी कुछ है। जी लेकिन वो एक सिस्टम की, जैसे आपने बात की, जी नींद ही नहीं आती थी बिना कहानियों के। जी जी। बहुत कहानियों का भी बहुत बड़ा एक अहम भूमिका है कहानियों की बिल्कुल। और जीवन में। दादा दादी और नाना नानी के साथ जो जो वो रिश्ता जुड़ता था उन कहानियों के माध्यम से, क्या और बात। बच्चा जा करके कहता दादी कहानी सुनाओ ना, बिल्कुल। है ना। हाँ। तो वो सब खत्म क्यों हो गया, वो खत्म इसलिए हो गया है कि अब केवल वही, वो जो मैकाले का जो बीज है ना, वो बड़ा भयंकर है, वो नहीं जा रहा है। तो वो अभी तक गया ही नहीं। अब वो इसने इतना विकराल रूप ले लिया है आज की डेट में कि आपने क्या कहा है अभी कि प्ले स्कूल से शुरू कर देते हैं कि तुमने ना बस इस पैकेज तक जाना है, बच्चे वहां से शुरू कर देते हैं, उसका विकास ही नहीं होने देते। बच्चे को मनुष्य, देखिए हमारे यहाँ शिक्षा का जो अभिप्राय है सीमा जी, वो ये है कि हर जो बच्चा है ना, हर हर प्राणी का बच्चा जी एक ही जैसा पैदा होता है। बिल्कुल। बंदर का, कुत्ते का, बिल्ली का, शेर का, और बल्कि एक बात और बताऊं हाँ। कि मनुष्य के बच्चे की तो और दयनीय दशा होती है कि देखो हाथी का बच्चा, घोड़े का बच्चा, बिल्ली का बच्चा तो अपने आप उठ करके दूध पीने लग जाता है। सही। पर मनुष्य का एक बच्चा ऐसा होता है कि जो उसको तो वो उठाना पड़ता है, बेचारा दूध पी ले, है ना, बल्कि उसको रुलाना पड़ता है, उसकी आवाज निकालनी पड़ती है, इतनी जी दयनीय दशा होती है। जी। तो वो भी पशुवत होता है, अपनी जानवर की तरह होता है। तो शिक्षा का जो अभिप्राय ये था कि जो 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 उसमें जो संस्कार हैं वो मनुष्यता के संस्कार डालने हैं, उसको इंसान बनाना है। जी मानी अन्य बच्चों, अन्य अन्य जीवों के बच्चों की तरह पैदा तो वो भी हो गया, मगर उसको इंसान बना करके समाज के लायक बनाना है। ये है शिक्षा का अभिप्राय। शिक्षा का अभिप्राय ये नहीं था कि उसको पैसा कमाने की मशीन बनाना है। सही कह रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, गाय के लिए पैसा क्या है, गाय के लिए भौतिकवाद क्या है, घास है। ठीक। कुत्ते के लिए क्या है, वो रोटी वोटी जो भी है वो जो इकट्ठा करेगा उसका है ना। वही चीज मनुष्य के लिए है, पैसा। सही। तो अब गाय तो अपना काम कर ही रही, घास खाती है, अपना चल रही है। कुत्ता भी अपनी रोटी के लिए भटकता रहता है, तो मनुष्य भी तो वही काम कर रहा है। सही। तो फर्क क्या हुआ, फर्क तो एक ही था ना, मानवता तो एक ही, मानवता ही तो है, एक इंसानियत तो है कि नहीं, जो स्पेशल उसको विशेष बनाती है। सही कह। वही आप भूल गए। तो बिल्कुल। एजुकेशन का जो मेन एम था कि उसको इंसान बनाना है, उसके अंदर इंसानियत डालनी है, इंसानियत की संवेदनाएं डालनी है। इसके लिए ये सब था। और हमारी भारतीय गुरुकुल शिक्षा पद्धति में यही सब था। हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति में आज भी हमारी जो पॉलिसी है, पद्धति है, उसमें विद्यार्थी को इंसान बनाना है, मनुष्य बनाना है। उसका मेन फोकस है उसको एक समाज के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए। और इसलिए हमारे यहाँ कहा क्या गया कि हे बच्चे, वसुधैव कुटुंबकम, तेरा परिवार जो है ना, पूरा विश्व ही तेरा परिवार है। यही सिखाया। जी जी जी। सर आपको नहीं लगता, मैं आपकी बातें सुन के मुझे ऐसे ही फीलिंग आ रही है, क्या कहते हैं आप, कि स्कूल होने ही नहीं चाहिए फिर? और हमारे जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कहीं कोई एक किसी के विचार आ जाए कि गुरुकुल खोलना है, तो कुछ बदल सकता है? हम तो ये कहते हैं कि जितने भी स्कूल है ना जी,
स्कूल तो अपनी जगह है, स्कूल तो क्या है भाई, ये अपना गारा और मिट्टी के और ईंट के बने हुए हैं, सिस्टम ही तो बस चेंज करना है। इसमें सिस्टम चेंज कर दो। हाँ। इसमें आप जो हमारी गुरुकुल एजुकेशन पॉलिसी थी, हमारी गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी, उस सिस्टम को लागू कर दो। तो और उस सिस्टम को हम ये कहते हैं कि उसको दो तरह से रख लो। भैया हो सकता है कई माँ बाप ऐसे हो गए, भैया मेरा हमारा जिगर का टुकड़ा है, हम नहीं भेज रहे तो उनको उसके लिए सीमा जी भाई डे बोर्डिंग रख दो। ठीक है, हम कहते हैं डे बोर्डिंग रख दो। हाँ। एक को तो डे बोर्डिंग कर दो और एक को कर दो आप जो हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति है वह बोर्डिंग है, उसमें बच्चा रहेगा, गुरु के सानिध्य में रहेगा। और जो हमारा सिस्टम है, अब हम और मैं आगे बढ़ा रहा हूँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति को और बताता हूँ पद्धति क्या है हमारी। बताइए। अभी क्या है कि हमारे यहाँ एक स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में जाएंगे तो कितने टीचर है जी? 150 टीचर है। क्या है कि जी 30 मिनट का 45 मिनट का 40 मिनट का एक आपका पीरियड है, उसमें टीचर आएंगी, अपना एक जो फॉर्मल है सब है, ठीक है, सिस्टम पढ़ाने का और सब भी है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में क्या है कि गुरु हैं, उनका कुल है, एक बड़े गुरु हैं, ठीक है। अब उन गुरु हैं, वो योग्य गुरु हैं, मानिए वो पूरी तरह से उन संस्कारित हैं, पूरा उनका अपना है, उनका कुल है। अब उनके पास जो बड़ी क्लास है, जो बड़ी क्लास है वो उन गुरुजी से पढ़ रही है सारे, मतलब उनमें जो भी सब्जेक्ट है। अब आज की तिथि में उसका ये अभिप्राय, उसका मतलब ये व्यवस्था हो सकती है कि जैसे आजकल सब्जेक्ट ज़्यादा है, विषय ज़्यादा है, तो हो सकता है कि हमारे जो गुरु हैं उनके सारे सब्जेक्ट ना उनके पास आते हों। तो उसमें क्या है कि जो हमारे उसमें 2-3 गुरुओं की जो ऊपर की लेयर है, उन गुरु के नीचे दूसरी लेयर जो होती है वो उतने सब्जेक्ट की हो। ठीक। जो बड़ी क्लास है वो हमारे गुरुजी पढ़ाते हैं, जो गुरु हैं। उसके बाद जो उनसे जो छोटी क्लास है, जैसे माना 12वीं के बाद आई 11वीं, तो सीमा जी क्या था कि क्योंकि रहना तो 24 घंटे गुरुकुल में है, तो अब जो उनकी पढ़ाई हो चुकी है, अब उनमें जो 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 बच्चे पढ़े, उन बच्चों ने 11वीं वालों को पढ़ाया। ठीक। और 11वीं वालों ने 10वीं वालों को पढ़ाया। वो इतने पारंगत हो गए उतने में कि वो अपने से छोटों को पढ़ा रहे। नहीं, वो भी तो 11वीं से निकल के 12वीं में गए ना। ठीक। 11वीं तो उन्होंने पढ़ी है। ठीक। और 11वीं वालों ने 10वीं वालों को पढ़ाया, 10वीं वालों ने 9वीं वालों को पढ़ाया, 9वीं वालों को प्रथमा। इसका लाभ मैं बताता हूँ आपको क्या होने वाला है, क्या होता था। अब होने वाला तो जब करेंगे तब कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कोई बड़ा इसका बड़े कोई बिजनेसमैन, कोई बड़े उद्योगपति ये बात सुन रहे हो, और ये देखिए विचार आने की बात होती है, अगर उनके दिमाग में ये विचार आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका लाभ बताता हूँ आपको। एक तो जो इतने ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर जो खुले हुए हैं जी, क्यों खुले हुए हैं? वहाँ क्या कराते हैं? यही तो कराते हैं ना कि जो उसने नीचे पढ़ा उसी का रिवीजन कराते हैं। सही। तो एक उस बच्चे का अभ्यास होता था जो उसने पढ़ा है, जो उसने 10वीं में पढ़ा, 11वीं पढ़ा, तो वो क्योंकि वो उसको पढ़ा रहा है ना बच्चे को, तो एक उसका अपना अभ्यास हो रहा है, एक वो अपने गुरुजी से पढ़ ही रहा है, एक वो अपने पढ़ा रहा है। दूसरा उसके अंदर एक बोध होता था दायित्व का कि मुझे जो है ना पढ़ाना है, उसके मेरी जिम्मेदारी है, मुझे दी गई है जिम्मेदारी। बिल्कुल, दायित्व का बोध होता था। बिल्कुल। और फिर आगे क्या उसके अंदर होता था? नेतृत्व की क्षमता पैदा होती थी, एक दायित्व का बोध उसके अंदर होता था। और सबसे बड़ी बात है जिसके लिए आजकल कितने मोटिवेटर लगे हुए हैं, कितना पैसा लोग देते हैं मोटिवेटर को, कितने कोचिंग सेंटर लगे हुए हैं, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं ना आप गुरुकुल में, उसका कोई दूसरा पर्याय सानी नहीं है उसका, बिल्कुल नहीं है। क्या बात। बच्चा जब 9वीं का बच्चा जब 8वीं वाले को पढ़ाता है और उसको या गुरु के सानिध्य में है, वहीं रह रहा है, और उसे ये पता है कि जब उसका रिजल्ट आ रहा है उसे पता है मैंने पढ़ाया था और देखो ये इतना नंबर लिया है। ये मुझे लगता है ये जो आप बात कह रहे हैं ऐसी तो व्यक्तित्व निखरता है, यही गुरुकुल में होता है। गुरुकुल एजुकेशन पॉलिसी यही थी जी। हमारे जो द्रोणाचार्य, हमारे भारद्वाज, हमारे अत्रि, हमारे परशुराम, हमारे विश्वामित्र, इतने हमारे जो गुरुकुल, अगस्त्य, जितने हमारे गुरुकुल थे, हमारे गुरुकुल ऐसे ही थे। भगवान श्री राम का क्या था मैं आपको बताऊं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण, हम कहते हैं कि जी उन्होंने रावण को मारा, ऐसे ही मार दिया। वो वशिष्ठ जी के और विश्वामित्र जी के गुरुकुल में पढ़े, और पहले वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़े। वशिष्ठ जी उनके कुलपुरोहित थे, कुलगुरु थे। फिर ये आप रामलीला में आपने देखा होगा कि विश्वामित्र आते हैं दरबार में, दशरथ से कहते हैं राजन आपके पुत्र को मैं ले जा रहा हूँ, राम को। तो दशरथ कहते हैं अरे अभी तो छोटे हैं, ये तो
आप कैसे ले जा रहे? तो फिर वशिष्ठ जी वहां खड़े होते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, ये इसलिए नहीं ले जा रहे हैं कि वहां आप सोच रहे होंगे कि वहां इनको इनसे राक्षस मरवाएंगे। राक्षस तो विश्वामित्र खुद मार सकते हैं, इतनी विद्या जानते हैं। ये इसलिए ले जा रहे हैं कि आपके पुत्र को गुरुकुल में दाखिल करके, अपने गुरुकुल में, वहां इनको विद्याएं देंगे जी। तो जब दशरथ की बात समझ में आती है तो वो समझ में जाते हैं, राजा थे, तो फिर वो क्या कहते हैं कि भाई राम को नहीं, आप लक्ष्मण को भी ले जाओ। तो आपको याद होगा जी, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। हाँ, कि राम के साथ लक्ष्मण भी गए। वो तो उनकी परछाई, और वो कहते हैं उजली परछाई बन के रहे हैं हमेशा। तो वो जो वहां से संस्कार दृढ़ होता है ना, वहां से संस्कार दृढ़ किया। फिर जब उन्होंने गुरुकुल में भेजा तो वहां उन्होंने बला, अति बला, वो विद्याएं थी, और धनुर्विद्या और ये सब विद्याएं सिखाई विश्वामित्र ने। और जब सिखाई तो फिर मारीच को मारा, सुभाव को मारा, ताड़िका को मारा, और वह राक्षसों को मार दिया उन्होंने। भी तो मारना ही था, जब गुरुकुल में थे तो जब सिखा दी तो मारना ही था। और भी करते 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 उनको वो संस्कार दिए कि फिर विश्वामित्र जब गए जनक दरबार में, और जनक दरबार में जब धनुर्भंग हुआ, श्री राम और लक्ष्मण साथ में थे, तो आप देखिए मर्यादा के शिक्षा दी। तो भगवान परशुराम जब आए और वहाँ जब इस तरह की बातें हुई तो श्री राम ने कितनी विनम्रता से अपना व्यवहार दिखाया। तो ये गुरुकुल की ही ये शिक्षा देन है, बिल्कुल देन है, बिल्कुल। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की बात है, सांदीपनी के आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। मतलब हम जिसकी भी बात, हम खाली ये देखते हैं कि हम उसमें गए, मंदिर में गए, हमने भगवान को देखा, हम उसके पीछे का नहीं देखते हैं। सही बात। हम बस सिर्फ सतह को छू के हम, मतलब मैं आज की डेट में जो हमारी नई पीढ़ी है, हम देखते हैं, हम हनुमान मंदिर में जाते हैं जी, हनुमान जी क्या है, हम हनुमान जी का वो नहीं, हनुमान जी ने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। हम ये नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि सीता मैया ने शिक्षा प्राप्त की, हम ये नहीं देखते श्री राम ने शिक्षा प्राप्त की तो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए जी। हम ये नहीं देखते कि भगवान कृष्ण ने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की तो षोडश कला संपूर्ण हुए, उस समय के योगी इतना गीता का ज्ञान दिया। तो हम ये नहीं देखते कि भाई उनकी पीछे की जो शिक्षा की पद्धति थी वो क्या थी। कहीं ना कहीं सर ये हमारा फ़र्ज़ है, ये आपके साथ पॉडकास्ट करने का मेरा जो पीछे का जो कारण रहा वो यही रहा कि कम से कम हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, तो कहीं जब ये पॉडकास्ट लोगों तक पहुंचेगा तो विचार बदलते हैं, ऐसी बात नहीं। और अभी हमने जैसे कहानियों की बात की, तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो आज के पेरेंट्स हैं, आज का जो बच्चा है जो हर वक्त मोबाइल पे खेलता रहता है या कंप्यूटर के आगे बैठा रहता है, क्या कहानियाँ सुनाएंगे अपने बच्चों को, वो अगली पीढ़ी को क्या कहानियाँ सुनाएंगे। लेकिन इसका आप सबके लिए मैं बता रही हूँ, इसका एक छोटा सा आपके पास एक तोड़ है। मेरे मित्र हैं एक, उनका BRS मीडिया एजुकेशनल सीरीज़, मैं दोबारा कह देती हूँ, BRS मीडिया एजुकेशनल सीरीज़ का एक YouTube चैनल है, जिसमें जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे हिंदी की कहानियाँ हैं, और उन कहानियों में जो आवाज़ है वो मेरी है। आप ज़रूर उन कहानियों को सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए, और कहीं ना कहीं हिंदी के करीब जब हम जाते हैं या मातृभाषा के करीब जाते हैं, संस्कृत के करीब जाते हैं, तो हमारी जो वैल्यू सिस्टम है ना, मैं इसलिए अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि हमारे हर तरह के लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, वैल्यू सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। और हम तो ये चाहते हैं आज के इस मॉडर्न ज़माने में, अगर हम यहाँ बैठकर एक पॉडकास्ट कर रहे हैं इस विषय पर, तो ये आप समझिए कि हम दिल से चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस धरती की सुगंध को महसूस करें, इस मिट्टी की खुशबू में रच बस जाएं। बाहर ठीक है, बाहर जाते हैं, बाहर जाने की बड़ी ललक है, और जब कहते हैं कि पंछी अपने घोंसले से जाता है तो फिर चला ही जाता है, उड़ जाता है। तो ये जो बच्चे हैं हमारे, जो अपने अपने घोंसलों से उड़कर जा रहे हैं, इनके पीछे हम खड़े हैं, लेकिन हमें इनको कहीं ना कहीं सर ये शिक्षा देनी है कि तुम उड़कर तो जा रहे हो, लेकिन लौट कर आने का रास्ता याद रखना जी। सीमा जी, आपने बात कही कि देखिए, हमारा देश सोने की चिड़िया वैसे नहीं था, और हमारा देश को विश्वगुरु वैसे नहीं बोला गया। सही। उसके पीछे हमारे पास जो ज्ञान संपदा है, बिल्कुल, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे यहाँ जो ऋषियों की जो तपस्या के कारण, चाहे वो शिक्षा है, चाहे हमारे जो वंश परंपरा या हमारी जो परंपराएं हैं,
ये सब है। और हम उसमें जा रहे हैं, मशीनरी मतलब युग में जा रहे हैं। सर हमारी इतनी सारी बातें हुई हैं, मेरा मन नहीं भरा है, मुझे लग रहा है मुझे और भी पूछना चाहिए, बहुत कुछ है पूछने के लिए। लेकिन हमारी जितनी भी बातचीत हुई है, इसका अगर मैं निचोड़ निकालना चाहूँ तो ये तो सच है सर कि पुरानी ज़माने में अब हम लौट के जा नहीं सकते। जी। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे तो अब हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि पुरानी चीज़ों को अपने हृदय से लगाकर आगे बढ़ा जाए, ताकि हम अपने बच्चों को बता तो पाएं कि ऐसा हुआ करता था। तुम्हारी नानी, तुम्हारी पड़ नानी, तुम्हारी दादी, हम बचपन में ये करते थे। हमारे पास हमारे बच्चों को सुनाने के लिए मुझे ऐसे लगता है किस्से होने चाहिए, कहानियाँ होनी चाहिए, बहुत खूबसूरत बातें होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि अगर हमारा बच्चा हमसे ये पूछेगा कुछ, तो हम कहेंगे मुझे नहीं पता, मैं तो कंप्यूटर गेम्स खेलता था या खेलती थी। कुछ होना तो चाहिए सर बताने के लिए। सीमा जी, हाँ जी। आपने जो बात कही है, हम ये कहते हैं कि हमें हर परिवार को, पहले तो परिवार को बचाना हमारे पास चुनौती है जी। उसके बाद जो हमारे बच्चे, हमारी नई पीढ़ी है, हमें ना, अब हम फिल्म में उसकी कहानी देखते हैं या हम उसकी कहानी सुनते हैं, अगर हर कोई अपने दादाजी की जीवन वृत्ति, अपने दादाजी का आत्मकथा, या आपने अपने पिताजी की जो पूरे जीवन की, या उन्होंने नहीं लिखी कोई बात नहीं, अपनी माँ के मुंह से सुनी हो, संघर्ष की कहानियां सुनी हो, वही एक कहानी बनती है। सही और बात। जब वो कहानी आप सुनेगा, जब कोई बच्चा सुनेगा, तो उसे अपने कुल से, देखिए होता है कई बार, ठीक है किसी के परिवार में कभी कोई ऐसा होता है, कोई घटनाक्रम ऐसा भी होगा कि भाई वो नकारात्मक भी हो, पर फिर भी वो प्रतिशत में ऐसा होगा कि वो अच्छा ही होगा। और उसमें ये नहीं कि सारे नकारात्मक ही हों, किसी की कहानी अच्छी भी होगी। तो हमें, मेरा तो ये मतलब दृष्टिकोण है और मेरा सुझाव भी है कि हर एक को अपने दादा दादी की कहानी, अपने नाना नानी की कहानी, अपने परदादा दादी की कहानी, अपने कुल पर से पता होनी चाहिए और सुनानी चाहिए। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जैसे गांव की बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे गांव का हूँ कि पहाड़ का गांव है, तो वहाँ जो खेती होती है वो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, एक के ऐसे जैसे चाय के बागान होते हैं, चाय के बागान होते हैं, तो वहाँ सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। हम अगर अपने बच्चों को सुनाएं आज की डेट में कि हमारे दादा या हमारे परदादा ने पहाड़ खोद करके खेत बनाए, और उस दौर में बनाए कि जब तो खोदने के लिए इस तरह के भी नहीं थे जो आजकल के साधन है, कुदाल से खोदे, सही, कहाँ से पत्थर ला करके वो चिनाई की, और कहाँ से पानी लाने के लिए उसकी कूल बनाई, उसका एक नहर टाइप की बनाई, और फिर उस वहाँ जाकर के जहाँ की जंगल में शेर भी होते हैं और भालू भी होते हैं, उनके बीच खेती की। सही, कितने वीर थे, क्या बात। और फिर उनके बीच रह करके गायें पाली, यानी उन गायों की रक्षा की। हम वो क्या दिखाते हैं, डॉली मैन, पॉली मैन, क्या क्या वो स्पाइडर मैन, अरे हमारे परदादा तो उससे बड़े वीर थे। आप सुनाइए जरा। एक वो है जो झाड़ू के सहारे ही उड़ जाते हैं। हम उन कहानियों को दिखा रहे हैं जी। और अगर हम अपने परदादा की मतलब कई कहानी इससे बड़ी बड़ी, ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आपके कुल में होंगी, उनके कुल में होंगी, उनके कुल में होंगी, और इन कहानियों को अगर हम संग्रहित करें और अब हम दुनिया की छोड़ दें, हम अपने ही बच्चे को बचा दें, बिल्कुल, वो उसे गौरव होगा कि मेरे, चलो ठीक है दादा नहीं रहे होंगे, परदादा रहे होंगे, परदादा नहीं होंगे, परदादा रहे होंगे, ऐसी कहानियों का कलेक्शन अपने कुल में करते रहे और वो बढ़ती रहे, ये हमारा फर्ज है। और उससे क्या होने वाला है कि बच्चा अपनी मातृभूमि से जुड़ेगा, अपने देश से जुड़ेगा, अपने राष्ट्र से जुड़ेगा और अपनी संस्कृति से जुड़ेगा। बहुत सुंदर। पुरानी बातें, पुराना युग तो लौट के नहीं आ सकता है, मगर उसमें करेक्शन हो सकता है ना, बिल्कुल हो। उसमें देखिए अभी जैसे मैंने अपने गुरुकुल की बात की आपको, तो गुरुकुल अभी हैं,
मगर आपके तो उनको हमने मॉडर्न उसमें जोड़ दिया उसको, उनको हम कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं। आपका खुद का भी तो एक गुरुकुल है सर। बिल्कुल। हाँ, हमारे गुरुकुल के जो विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, अगर बोलनी पड़े। गुरुकुल के बारे में बता दीजिए, कहाँ पे है, क्या है? हम ये कह रहे हैं, हमारा दिल्ली में ही है और इधर हमारा जो पुराड़ी में है। तो उसमें क्या है सीमा जी, हमारे विद्यार्थी अंग्रेजी की टाइपिंग भी उसी गति से करते हैं जितनी गति से हमारी संस्कृत की करते हैं जी, और हिंदी की करते हैं। और हमारे विद्यार्थी गणित भी उतना ही अच्छा जानते हैं जितना अच्छा वैदिक गणित जानते हैं। क्या बात है। हमारे विद्यार्थी भारतीय विज्ञान भी जानते हैं, ज्योतिर्विज्ञान भी जानते हैं, ज्योतिष भी जानते हैं और आयुर्वेद भी जानते हैं। और हमारे विद्यार्थी साइंस भी पढ़ रहे हैं। क्या बात है। और हमारे विद्यार्थी धनुर्विद्या में भी हैं, और खेल में भी हैं, दौड़ में भी हैं। कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसे लगता है गुरुकुल का बच्चा किसी भी स्कूल के बच्चे से 2 कदम आगे ही लगता है। और संगीत में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाता है। तो हम ये कह, और ऐसे ही सत्सर वेद पाठ भी करता है। क्या बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें उसी युग में चला जाना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो पद्धति है, जैसे मैंने कहानी की बात की, आपने अभी कहा कि आपके मित्र की एक अपना YouTube चैनल है। हाँ। और उनकी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां लिखी गई। मैं कह रहा हूं ये जो पद्धति तो कहानी की है, कथा पद्धति बहुत अच्छी कहानी पद्धति है, पंचतंत्र भी रही है और हितोपदेश भी रहा है जी। मगर अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके उसी कहानी को, अपने दादाजी की कहानी, अपने परदादा, अपने नाना जी की कहानी को हम उसी तरह से पता करके, याद करके, और हम अपने बच्चों को सुनाने लगे, बच्चों को ज्यादा उससे जुड़ाव महसूस होगा, कनेक्शन ज्यादा होगा। अभी आपने कहा था ना वैल्यूज के लिए ना हमारे यहाँ शब्द है जीवन मूल्य जी। यानी जीवन मूल्य जो है ना, जो जीवन मूल्य है वो उस कहानी से ज्यादा बनेंगे जब हम अपने दादा परदादा माँ, मैं अपनी माँ की कहानी सुनाता हूँ। मैं कई बार बड़े बड़े कॉलेजों में गया, तो ये जो कहानियां हैं, ये कहानी तो कहानी है ना, बोला भाई वो हम उस क्या है वो डोरीमैन और वो स्पाइडरमैन, पोकेमॉन और पता नहीं क्या क्या मतलब जो हमारे मुंह में नहीं शब्द चल रहे हैं, ये 4-5 निठल्ले बच्चे हैं जो कभी पढ़ाई नहीं करते हैं, ये सिर्फ यही करते रहते हैं। ठीक है ना। तो हम उन कहानियों के पीछे पढ़ने के बजाय जी हम इन कहानियों को इजाद करें अपने आप ही। सही। और भौतिकवाद ठीक है, धन उतना जरूरी है जितनी हमें आवश्यकता है। हमें अपनी आवश्यकताओं सुविधाओं के लिए नहीं कह रहे हैं कि भैया जंगल में धुनी रमा के रहना है, हमें गृहस्थ रहना है, सब कुछ करना है, जरूरी है, पर उतना ही जितनी की आवश्यकता है। और उसके बाद आप अपनी संस्कृति और अपने बच्चों को मनुष्य बनाने पे अपना समय लगाइए। आपकी बातों से मुझे ऐसे लग रहा है कि हम जो एक होता है ना कि एजुकेशन और डिग्रीज और ये वो, ये ज़रूरी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अच्छा इंसान बनकर जब हम आगे दुनिया में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने देश का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने देश को। जब हम विदेशों में भी जाते हैं तो हमारे आचरण से ही पता चलता है कि भाई इनके देश के लोग कैसे होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर मुझे बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है। अब आप चलते चलते क्या कहते हैं? मैं आपको एक मतलब ये जो घटनाक्रम जब हम पढ़ते हैं तो तब समझ में आता है कि यदि आप इंसान हैं तो आपके तरफ इंसानों की भीड़ होगी। अगर आपके अंदर आप इंसान ही नहीं है, आपके अंदर इंसानियत ही नहीं है, तो फिर आप अकेले पैसे चाटो और अकेले जीवन नहीं जिया जाता। मैं कह रहा हूँ आपने महल बना दिया और आपके अंदर इंसानियत ही नहीं है, और आपने किसी संबंधी को और आपने कहा अतिथि तुम कब जाओगे जब तुमने यही कह दिया तो तुम तो अकेले हो, अकेले ही रहो। सही बात। रहो उस महल में, नौकर चाकर सब है तुम्हारे, पर तुम हो अकेले। जी। तो उस तुलना में जो व्यक्ति इंसानियत के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने संस्कार के साथ, अपने परिवार के साथ, और अतिथि तुम कब आओगे करता है जी, जाओगे नहीं, जो अतिथि देवो भव करता है जी वही जो कहता है अतिथि तुम कब आओगे जी, तो वो बड़ा उसका संसार बड़ा है। सही कह रहे हैं। और तुम्हारा संसार छोटा है।
बहुत मज़ा आया सर, आज बहुत आनंद आया आपसे बातें करके, और जी कर रहा है कि बातें करते रहें, बहुत लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। हम आपको यही कहेंगे कि सभी भाषाओं का सम्मान कीजिए, सभी भाषाएं सम्मान करने योग्य हैं, लेकिन अपनी भाषा का सबसे पहले सम्मान कीजिए, अपनी मातृभाषा को गले से लगाइए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको खुद ब खुद सब गले से लगा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी धन्यवाद। और जाते जाते एक छोटी सी भेंट सर, जी जी बहुत बहुत ये आपको मैं जीवन दे रही हूँ जी सर। जी जी बहुत बहुत जी जी ये तो बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।